नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन की। जी हाँ साथियों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें। साथियों, 100 नंबर सीरीज के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। जी दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछले 2 क्लासों में कर चुके थे। 20 क्वेश्चन की सीरीज, प्रत्येक सीरीज में 20 क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है, जिसका आज पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अच्छी लगी तो अगर क्लास अच्छी लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और 40 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। साथियों, इस सभी का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भरते जाना है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। सभी का आंसर, राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। फर्स्ट बोल रहा है कनौज का युद्ध, दूसरा बोल रहा है तराइन का प्रथम युद्ध, सी बोल रहा है ऑप्शन कि तराइन का दूसरा युद्ध, और डी चंदावार का युद्ध। जहाँ साथियों मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो वह है चंदावार का युद्ध। क्या चंदावार का युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 41 नंबर साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि किस गिरनार पर्वत पर, क्या बोल रहा है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्धारण किसने किया था। जी हाँ, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्धारण किसने किया था। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 41 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने। इसका ऑप्शन ए ऑप्शन है सकंदगुप्त, बी कह रहा है समुद्रगुप्त, सी बोल रहा है कुमारगुप्त, और चौथा डी बोल रहा है कि चंद्रगुप्त। साथियों, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्धारण किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। किसने? स्कंदगुप्त ने पुनर्निर्धारण किया था। राइट आंसर स्कंदगुप्त हो जाएगा। चलिए साथियों, फटाफट चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन यानी आज के तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये रहा बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चंस, आपके पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 में छपने वाला क्वेश्चंस की बोल रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस अमृत शहर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। पंजाब के अमृत शहर के जालियांवाला बाग में को हुआ था। मतलब सीधी सीधी बात पूछ रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था वह कब हुआ था। साथियों, इस सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर सवाल है, बार बार बिहार पैरामेडिकल में पूछा हुआ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ऑप्शन फर्स्ट का रहा 13 अप्रैल 1919 को, बी ऑप्शन है 13 अगस्त 1867, सी बोल रहा है 17 मार्च 1909, और डी बोल रहा है 4 मई 1929 को। साथियों, आपको बता दें जालियांवाला बाग हत्याकांड जो गुप्त सूचना के आधार पर अमृतसर में हो रही थी नरसंहार के रूप में, उसको अंग्रेज़ों को द्वारा गोलियों से भून दिया गया और छल्ली कर दिया गया वहाँ के निवासी को। तो वो 13 अप्रैल 1919, जी हाँ 13 अप्रैल 1919 वैसा दिन था जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए आज के 43 नंबर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। 43 नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी, क्या छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है। जी हाँ, जो छोटी आंत होती है और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी जो थैली होती है, मान लीजिए जो छोटी आंत है और यहाँ से एक बड़ी आंत निकलती है ऐसे, तो ये जो थैली होती है बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली, इसको क्या कहते हैं। साथियों, इसका ऑप्शन बोल रहा है, ए ऑप्शन बोल रहा है एक्जिला यानी कच्छक, बी ऑप्शन कह रहा है अस्थिकंद कॉन्डाइल, सी ऑप्शन है सेकम यानी आंध, और डी अनुत्तरिक
कोकिक्स। क्या हो जाएगा साथियों इसका आंसर? छोटी आंत और बड़ी आंत के जो जंक्शन की जुड़ी थैली होती है उसको क्या कहते हैं? सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सीकम। क्या हो जाएगा? सीकम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चंस नंबर 44 आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि खरकवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? खरकवासला बांध जो है भारत के किस राज्य में है? बांध जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों खरकवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन साथियों महाराष्ट्र, सी बोल रहा है उड़ीसा और डी कर्नाटका। जी हाँ, खरकवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको शायद ये पता होना चाहिए कि खरकवासला बांध जो भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। रट लेना है साथियों। अगर एक बार में ये आप लोगों को याद नहीं होता है तो फिर दोबारा से जाके इस वीडियो को देख लेना है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? साथियों 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? पहला ऑप्शन साथियों बोल रहा है लाल मृदा यानी लाल मिट्टी। दूसरा बोल रहा है काली मिट्टी। सी ऑप्शन है लेटराइल मृदा और डी अलूवियल मृदा। साथियों कपास की खेती के लिए आपको बता दें कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है साथियों इस चारों ऑप्शन में से। तो आपको बता दें साथियों कि कपास की खेती के लिए मोस्ट पॉपुलर सवाल है और ये बिहार पैरामेडिकल में पूछने लायक सवाल है साथियों। तो ये काली मिट्टी का उपयोग कपास की खेती के लिए किया जाता है। किस लिए? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। मोस्ट पॉपुलर सवाल ये है। चलिए साथियों आज का 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? क्या? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? साथियों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी कह रहा है 1966, सी ऑप्शन है 1969 और डी 1970। तो साथियों आपको बता दें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत सन 1969 सन 1969 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1969 में शुरुआत की गई थी। साथियों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका रोज़ का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। जब पूरे 100 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हो जाएगा तो टोटल के टोटल आंसर के साथ अभी सभी को एक साथ मिलाकर आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो साथियों 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? साथियों 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से जुड़े हुए हैं? 7 राज्य है, बी ऑप्शन कह रहा है 8 राज्य, सी बोल रहा है 9, डी बोल रहा है 10 राज्य। भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो तट रेखा से जुड़े हुए हैं? सभी का आंसर आप लोगों को देना है साथियों। प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को पास शेयर करें, ग्रुप में शेयर कर दें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। साथ ही साथ थंब का इम्प्रेशन दे और क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट में अपना राय ज़रूर दे कि आज की क्लास कैसी लगी। चलिए भारत में कितने राज्य तट रेखा से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा या 10 होगा? ये तो आपको बता दें कि भारत में कुल 10 ऐसे राज्य हैं जो तटरेखा से जुड़े हुए हैं। चलिए साथियों आज का 48 नंबर क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? मोस्ट पॉपुलर सवाल 48 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? साथियों आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की याद हो जाएगी। ट्रिक क्या है? ईंट पर
सॉरी, ईंट पर गिर, ऐसे याद रखना है, ईंट पर गिर कर, के आर कर, नाच, NACH। याद कैसे करना है? ईंट यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कौन? J.J. थॉमसन ने, टी से क्या याद रखना है? J.J. थॉमसन, टी से थॉमसन। क्या इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? J.J. थॉमसन ने। 1 मिनट, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ प्रोटॉन, जैसे ही प्रोटॉन आया जाएगा ईंट पर, यहाँ पर क्या है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर गिर कर हो जाएगा, इसे टी से, हाँ जे क्या हो जाएगा? टी से J.J. थॉमसन हो जाएगा। तो इससे याद रखना है, ईंट पर गिर के नाच, J.J. थॉमसन। के आर यहाँ पर क्या हो जाएगा? के आर, नाच, एन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन से चैडविक हो जाएगा, नाच। सी एच से क्या रखना है? चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन का किसने की थी? J.J. थॉमसन ने की थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? J.J. थॉमसन ने। किसने? J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए आगे चलते हैं साथियों, आपके स्क्रीन के सामने 49 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि संविधान के प्रारूपी समिति के चेयरमैन कौन है? संविधान के प्रारूपी समिति के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी ऑप्शन बोल रहा है कि महात्मा गांधी। सी बोल रहा है सरदार पटेल, या डी जवाहरलाल नेहरू। साथियों 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाना है कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन है। यहाँ पर चेयरमैन कौन है? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन साथियों आपको बता दे, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। क्या? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान के प्रारूपी समिति के चेयरमैन के रूप में जाने जाते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? साथियों 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप को, बी ऑप्शन वेनिस को, सी कोचिन को, और डी सूरत को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? साथियों इस सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाना है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? आपको बता दें इसका आंसर, अरब सागर की रानी लक्षद्वीप, इसको लक्षद्वीप को अरब सागर की रानी कहा जाता है। चलिए साथियों, सॉरी यहाँ पर इस आंसर, शायद आंसर गलत दिया हुआ है। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? लक्षद्वीप को ही कहा जाता है। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, कोचिंग दिया हुआ। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, अजंता गुफाएं कि जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? अजंता गुफा की जैसी मतलब सेम टू सेम, जैसे अजंता गुफाएं होती है वैसी ही गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बाघ यानी धार में, ऑप्शन बी उदयगिरी यानी विदिशा में, और डी सी बोल रहा है मांडू, डी बोल रहा है कोई नहीं, कहीं नहीं। तो अजंता गुफा जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में, सॉरी इसको आपको बता दें, इसका राइट आंसर कोचिन ही हो जाएगा। क्या? कोचिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए आप लोग, कोचिन। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचिन को। सॉरी इसका आंसर हमने गलत बताया, लेकिन यहाँ पर इसका कोचिन ही हो जाएगा। चलिए अजंता गुफाएं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो आपको बता दें ये कहाँ पर है? बाघ यानी धार में। कहाँ है? बाघ यानी धार में अजंता गुफाएं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए साथियों 52 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने बोल रहा है कि हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी जो कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि कौन काल का बोल रहा है? रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वाल्मीकि को, बी नागभट्ट, सी कालिदास, और डी केशवदास। सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते जाना है। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? साथियों आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चंस का जवाब देके अपनी क्लास को विराम देंगे। तो हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि साथियों आपको बता दे
किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर केशव दास। क्या हो जाएगा? केशव दास को हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कि दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? दांत की जो जड़ होती है किस पदार्थ से आच्छादित होती है? जड़ की बात की है साथियों यहाँ पे सीमेंटम से, बी बोल रहा है डेंटिन से, सी पल्प और डी इनेमल। साथियों आपको बता दें दांत की जड़ नहीं, अगर दांत की ऊपर वाला भाग पूछे तो इनेमल से हो जाएगा, और अगर जड़ की बात की है साथियों यहाँ पे तो इसका सेंटीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमेंट से आच्छादित होती है। चलिए साथियों इसका 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचानिए। ऐसा कौन सा अंग है जो मानव शरीर के ऐसा कौन सा अंग है जो मानव शरीर के दोनों ओर पाया जाता है? इसका आंसर आपको देना है, ऐसा कौन सा अंग है जो मानव शरीर के दोनों ओर पाया जाता है? ऑप्शन ए बोल रहा है यकृत यानी लीवर। क्या? यकृत यानी लीवर। लीवर ऐसा है जो मानव शरीर के दोनों ओर पाया जाता है। बी वृक्क यानी किडनी। क्या? किडनी। प्लीहा। सी डी बोल रहा है मूत्राशय। तो मानव शरीर के दोनों ओर पाया जाने वाला ऐसा कौन सा अंग है? सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो चलिए हम बताते हैं कि मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचानिए। तो मानव शरीर में दोनों ओर स्थित कौन होता है? किडनी। क्या? किडनी मानव शरीर में दोनों ओर स्थित होता है, आपको पता होगा शायद। 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? आपको इसका आंसर बताना है कि पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा जो है मुख्य रूप में पाई जाती है, वहाँ कौन सी मृदा है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ऑप्शन ए कह रहा है अलूवियल मृदा, बी बोल रहा है लाल मृदा, सी काली मृदा और डी एसिड सल्फेट मृदा। तो आपको बता दें पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा यानी सबसे मुख्य रूप में पाई जाती है? तो वो लाल मृदा है। कौन? लाल मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए साथियों 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राजपथौरा कहाँ है? जो तोमर राजपूत थे उन्होंने एक किला बनाया राजपिथौरा, वो अभी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर में, बी आगरा, सी नई दिल्ली और डी अगरतला। तो आपको बता दें साथियों कि तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राजपिथौरा ये हमारे नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिए बिहार पैरामेडिकल में पूछा जा सकता है। और 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कौन सा ऐसा वेद है जो आधा गद्य और आधा काव्य इनमें से है? कौन सा ऐसा वेद है जिसमें आधा तो गद्य है और आधा काव्य है? क्या वह साम वेद में है? बी ऑप्शन कह रहा है ऋग्वेद और सी अर्थवेद, डी यजुर्वेद। कौन सा ऐसा वेद है जो आधा गद्य और आधा काव्य है? साथियों इसका आंसर बता दें यजुर्वेद। यजुर्वेद ऐसा वेद है जिसमें आधा गद्य और आधा काव्य है। चलिए साथियों आपके स्क्रीन पर ये रहा 58 नंबर क्वेश्चन कि क्वेश्चन बोल रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान। क्या? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान लिखा था, ये आपको पता होगा। लेकिन उसके साथ ही साथ कोई एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखे हैं, वो कौन सा देश है? क्या वो बांग्लादेश है, बी चाइना यानी चीन, सी बोल रहा है श्रीलंका और डी पाकिस्तान। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश के राष्ट्रीय गान लिखे हुए हैं? इसका आंसर आपको पता होगा बांग्लादेश, जो हमारे पड़ोसी देश है, शांत देश है,
रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखने का कार्य किया है। और 59 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। फिर से साथियों आपको बता दें, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस छोटा सा परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य करें और 59 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने का कार्य आप कमेंट बॉक्स में करें। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन सी और विटामिन डी, सी बोला है विटामिन बी और डी बोला है विटामिन ए। साथियों आपको बता दें, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में हमारे किस में पाया जाता है, चावल में। चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन सभी चावल में नहीं। जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड ऐसे चावल होते हैं जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है, विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है। और नींबू और संतरे की बात करें साथियों, तो ये विटामिन सी यानी ए ऑप्शन, विटामिन सी में, नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन बी कफ सिरप, विटामिन 12 ऐसे कफ सिरप जो हमारे बनते हैं मेडिसिन यूज के लिए, उसमें पाया जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने साथियों ये रहा। क्या आप जानते हैं, 1 सेकेंड, आज का क्वेश्चन 60 नंबर है। क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड और डी अरुणाचल प्रदेश। सभी का आंसर साथियों आपको कमेंट बॉक्स में भरते जाना है और इसका आंसर बताना है कि क्या आप जानते हैं, सच में क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है। चलिए इसको हम बताते हैं कि कहाँ पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहाँ नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है। ये रही साथियों आज की 20 क्वेश्चंस, जो 100 क्वेश्चंस का पार्ट 3 था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।